नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। इस समय की प्रैक्टिस क्लास डॉक्टर पूरन चंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी पर चल रही है। यह एक एथेंटिक बुक है जिसमें चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी। तो विकल्प में है 4, 7, 8 या फिर 10। तो अपभ्रंश की बात हो रही है तो अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे। तो ये जो विकल्प में है ट, ठ, ड, ढ, ज्ञ, त्र और र, श। तो आप सभी लोगों को पता है कि नवीन वर्ण हैं ड़ और ढ। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें नवीन वर्ण भी कहा जाता है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको बड़ा कर ले रहे हैं। हिंदी निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो विकल्प में है श्रवकाचार, दोहा कोश, चर्यापद या फिर योगचर्या। तो हिंदी की प्रथम रचना जो है श्रवकाचार को माना जाता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रवकाचार। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी है। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा तो विकल्प में है राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल और विश्वनाथ, पूरा नाम देख ले रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक जो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं। तो विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और गारसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य में विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। अगला प्रश्न है, संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है। तो विकल्प में है धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति या फिर अमीर खुसरो। तो संदेश रासक एक खंड काव्य है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें बताना है संदेश रासक के रचयिता का नाम। तो संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुमार रासों के रचनाकार कौन है। तो विकल्प में है नरपति नाल्ल, दलपति विजय, सारंगधर या फिर जगनिक। यह किसकी रचना है खुमार रासों। तो खुमार रासों के रचनाकार हैं दलपत विजय। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा दलपत विजय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य आलाखंड के नाम से भी प्रचलित है। तो आप सभी लोगों को पता है कि परमाल रासो जो है आलाखंड के नाम से प्रचलित है, जो जगनिक की रचना है। तो इसका चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासों को ही आलाखंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूलतः गेय रासों काव्य कौन सा है। तो विकल्प में है खुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या फिर हमीर रासो। ये काव्य बताना है। तो
बीसल देव रासो जो है यह एक गेय काव्य है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है परमाल रासो के रचयिता का नाम बताना है। तो परमाल रासो जगनिक की रचना है। सीधे उत्तर बता दे रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि परमाल रासो जो है जगनिक की रचना है। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है के अनुसार उसमें कितने समय या खंड हैं। जो सबसे बड़ा है पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हैं। सबसे बड़ा संस्करण का नाम बताना है, मतलब नाम नहीं, उसमें कितने सर्ग हैं ये बताना है। तो विकल्प में है 80, 69, 50 या फिर 100। तो पृथ्वीराज रासो को 4 संस्करणों में विभाजित किया गया है। पहला संस्करण जो है वह बृहत्तम है, जिसमें समय या सर्ग की संख्या बतानी है। तो उसमें कुल 69 सर्ग हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 69 सर्ग हैं प्रथम संस्करण में, और इसको बृहत्तम संस्करण कहते हैं। दूसरे संस्करण को कहते हैं मध्य संस्करण। तीसरे संस्करण को कहते हैं लघु संस्करण, और चौथे संस्करण को कहते हैं लघुतम संस्करण। ये 4 संस्करणों के नाम हैं पृथ्वीराज रासो के: बृहत्तम, मध्यम, लघु संस्करण और लघुतम संस्करण। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन हैं। तो विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, श्याम सुंदर दास या फिर मुंशी देवीदास। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों इनमें से कौन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी जो हैं पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। इनके अलावा जो है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी हैं, कर्नल टाड, श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु। इन चारों लोगों ने जो है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो विकल्प में है मिश्र बंधु, कर्नल टाड, हीराचंद ओझा या फिर रामचंद्र शुक्ल। इनमें से किसने जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हैं। तो विकल्प में है विद्यापति, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो या फिर जगनिक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को और प्रथम महाकाव्य जो है, महाकाव्य की बात हो रही है, पृथ्वीराज रासो को माना है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य, देखिए वही प्रश्न आ गया जिसको हम बताए हैं। तो उसको माने हैं पृथ्वीराज रासो को माने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला विकल्प। अगला प्रश्न है रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन हैं। तो विकल्प में है श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर चंद्रवरदाई। तो रणमल छंद जो है इसके रचनाकार जो हैं श्रीधर जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर। अगला प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है। जयचंद्र प्रकाश। तो विकल्प में है मधुकर कवि,
भट्ट केदार, विद्यापति या फिर अमीर खुसरो। तो जय मयंक जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश, इन दोनों रचना में बहुत कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इसको ध्यान से समझना है। तो जयचंद्र प्रकाश जो है यह भट्ट केदार की रचना है, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जय मयंक जस चंद्रिका जो है वह मधुकर की है, इनकी रचना है वो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिताओं के नाम बताना है, किसकी रचना है। तो पुरुष कहानी हों कहो जसु पथावे पुन्नु, यह किसकी रचना है। तो विकल्प में अमीर खुसरो, विद्यापति, भट्ट केदार या फिर मधुकर कवि। तो इस पंक्ति के रचनाकार जो हैं विद्यापति हैं, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन किसका है। तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, 12 बरिस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है। तो विकल्प मतलब किसकी है। तो विकल्प में है विद्यापति, अमीर खुसरो, दलपत विजय या फिर जगनिक। तो यह परमाल रासो की पंक्ति है जो जगनिक की रचना है, तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जगनिक। अगला प्रश्न है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किस आलोचक की है। तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है। तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, यह पंक्ति किसकी है। तो पहले पूरा विकल्प दिखाते हैं आप लोगों को। तो विकल्प में है विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा या फिर चंदबरदाई। तो एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, यह जो है अमीर खुसरो की पंक्ति है, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, तय तैसन जपहों अवहट्टा, यह किसकी पंक्ति है। तो विकल्प में है अमीर खुसरो, भट्ट केदार, अब्दुल रहमान या फिर विद्यापति। देसिल बैना सब जन मिठा, तो यह जो है विद्यापति की पंक्ति है, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्यापति। अगला प्रश्न है, अवधू रैया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, यह किसकी पंक्ति है। तो विकल्प में है सरहपा, चंद्रबरताई, गोरखनाथ या फिर हेमचंद।
तो अवधू रैया हाटे बाटे, यह पंक्ति जो है गोरखनाथ की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु, लज्जेजम तू वयम सिंहऊ जय भगा घरु अंतु। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है हेमचंद, डोम्बिपा, लुइपा या फिर सरहपा। यह पंक्ति किसकी है ये बताना है। भल्ला हुआ जो मरिया बहिणी हमारा कंतु, इस पंक्ति के रचनाकार हेमचंद जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन निपकाज, यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है विद्यापति, नरपति नाला, अमीर खुसरो या फिर चंद्रबरदाई। तो यह पंक्ति जो है ना चंद्रबरदाई जी की है, पृथ्वीराज रासो से है संबंधित। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो विकल्प में है नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, सत्यनाथ या फिर भीमनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ, कभी कभी इनको मच्छंद्रनाथ भी दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही लोग हैं, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर परशुराम चतुर्वेदी। तो यह जो कथन है, पंक्ति जो लिखे हैं वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं इसको। अगला प्रश्न है, जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, तहि बट चित्त विषाम करू सरहे करहि उवेश। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है लुइपा, गोरखनाथ, विद्यापति या फिर सरहपा। तो जहि मन पवन न संचरई, इस पंक्ति के रचनाकार सरहपा जी हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहपा। अगला प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्ति किस आलोचक की है? तो विकल्प में है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। यह पंक्ति किस आलोचक की है ये बताना है। तो यह पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो आप सभी लोग पता है चंद्रबरदाई जो हैं पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या बताना है। तो विकल्प में है 84, 80, 50 या फिर 100। तो 84 सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी जाती है। 84 सिद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 84। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 नाथ होते हैं। विकल्प में है 9, 12, 15 या फिर 40। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर है, 9 नाथ होते हैं। कट गया ये, सीधा कर देते हैं इसको। 9 नाथों की संख्या 9 है।
अगला प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद तो विकल्प में है लुइपा, सरहपा, डोम्भिपा या फिर सब्रपा। चर्यापद किसकी रचना है ये बताना है। चर्यापद तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सब्रपा। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चर्यापद जो है सब्रपा की रचना है। अगला प्रश्न है, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। ये पंक्ति किस आलोचक की है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या फिर प्रेमचंद। तो यह जो पंक्ति है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प में है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास या फिर साहित्य सहचर। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के रचयिता निम्न में से कौन है? तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उदय भानु सिंह या फिर डॉक्टर रमेश गौतम। हिंदी काव्यधारा काव्य की रचयिता का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह आज का लास्ट प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। आज की यह क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।